अब देखो नेक्स्ट क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट हो गए, निम्निष्ट हो गए। अब द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए, द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए, द्वितीयक उच्चिष्टों के लिए क्या कंडीशन थी, अल्फा इक्वल्स टू 10 अल्फा आया था, उसको आपने ग्राफीय विधि से हल किया था। तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट अल्फा के कहां पर आए थे, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इसका मतलब 2n+1 π/2 पर। ठीक है, तो ये आए थे अल्फा की कंडीशन यहाँ पर। और तीव्रता कितनी थी द्वितीयक उच्चिष्टों की, 4I0 अपॉन 2n+1 π²। देखो इतनी थी, 4I0 2n+1 स्क्वायर π²। प्रथम के लिए निकाली थी तो यहाँ पर 1 लिखा था आपने, और 3 का स्क्वायर आया था, फिर 5 का स्क्वायर। इस तरीके से द्वितीयक उच्चिष्टों की तीव्रता, यहाँ पर तीव्रता शून्य होती है, यहाँ पर तीव्रता मैक्सिमम, यहाँ मैक्सिमम होती है, यहाँ शून्य होती है, यहाँ पर n का मान बढ़ने के साथ साथ कम होती जाएगी। अब उसके बाद ये विवर्तन घटक कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे हम व्यतिकरण घटक। परिणामी तीव्रता में व्यतिकरण घटक कौन सा है, cos स्क्वायर बीटा। तो व्यतिकरण घटक क्या है, I इज प्रोपोर्शनल टू cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो अब व्यतिकरण में आपको पता है, या तो वहां पर कोई द्वितीयक उच्चिष्ट नहीं होते व्यतिकरण में, या तो संपोषी व्यतिकरण होता है या विनाशी व्यतिकरण होगा। संपोषी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता अधिकतम होती है, और विनाशी व्यतिकरण होगा तो तीव्रता शून्य होती है। लेकिन सभी की यदि अधिकतम होगी तो सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता एक समान होती है, ऐसा नहीं है कि वहां पर द्वितीयक उच्चिष्ट बनते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिर्फ उच्चिष्ट के लिए और निम्निष्ट के लिए। उच्चिष्ट के लिए, उच्चिष्ट के लिए क्या होगा, तीव्रता अधिकतम होती है। तीव्रता का मान अधिकतम होने के लिए क्या जरूरी है कि cos स्क्वायर बीटा का मान अधिकतम हो। I कितना होगा, मैक्सिमम। उसके लिए क्या होना चाहिए, cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू मैक्सिमम। और cos स्क्वायर बीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, cos की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही तो होती है। और ये कब हो सकता है, जब आप लें cos इक्वल्स टू ± n पाई। ठीक है, तो आपने यदि n इक्वल्स टू 0 रखा, 0 रखेंगे तो क्या आएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। 1 रखेंगे तो cos पाई होगा या cos माइनस पाई, cos माइनस थीटा हो या cos थीटा हो, एक ही बात है। ठीक है, तो cos पाई की वैल्यू -1, और -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। cos 2 पाई होगा तो फिर से 0, cos 3 पाई होगा तो -1, और -1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो n की वैल्यू आप कुछ भी रखते जाएं, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 ही आएगी। और जो कैसा मान है, मैक्सिमम मान है। तो cos का मैक्सिमम मान यानी कि तीव्रता का मैक्सिमम मान, और तीव्रता का मैक्सिमम मान यानी कि व्यतिकरण उच्चिष्ट। तो यहाँ से बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ±n पाई। इसका मतलब यह हो गया कि S1 और S2 से उत्सर्जित तरंगिकाओं में यदि कलांतर पाई होता है, 2 पाई होगा, 3 पाई होगा, तो हमें कैसा व्यतिकरण होगा, उनमें संपोषी व्यतिकरण होगा, और तीव्रता अधिकतम मिलेगी व्यतिकरण फ्रिंजों की। और पथांतर निकाल सकते हैं इससे, ये तो कलांतर है, पथांतर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बीटा का वैल्यू रख देंगे π/λ E+B sin थीटा इक्वल्स टू ±n पाई। डेली थोड़ा सा घर पे पढ़ेंगे तो ही यहाँ पर समझ में आएगा। ये सोचें कि डेली यहीं आके यहीं से याद कर लेंगे, यहीं से सीधे पेपर में पहुंच जाएंगे, वो संभव नहीं है। अब देखो यहाँ पर बीटा की वैल्यू आ गई ±n पाई, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, π/λ E+B sin थीटा इक्वल्स टू ±n पाई। पाई से पाई क्या होगा, कैंसिल, तो E+B sin थीटा इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ±n λ। और ये क्या चीज थी, S1 व S2 के मध्य
पथांतर, पथांतर डेल्टा इक्वल्स टू कितना हो रहा है, ई प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो, प्लस माइनस एन लैम्डा। तो हमें क्या क्या होगा उनमें, S1 S2 के मध्य संपोषी व्यतिकरण लिख लीजिए यहाँ पर, संपोषी व्यतिकरण। तीव्रता अधिकतम, तीव्रता अधिकतम व्यतिकरण उच्चिष्ट प्राप्त होंगे। ठीक है, अब व्यतिकरण घटक में उच्चिष्ट हो गए, अब क्या रह गया है, सिर्फ निम्निष्ठ रह गए। यहाँ पर द्वितीयक उच्चिष्ट होते ही नहीं है, या तो अधिकतम होगी तीव्रता या न्यूनतम होगी, संपोषी व्यतिकरण होगा या विनाशी व्यतिकरण। तो अब है व्यतिकरण निम्निष्ठ। व्यतिकरण निम्निष्ठ होगा यानी कि अदीप्त फ्रिंज, और अदीप्त फ्रिंज है मतलब तीव्रता शून्य है। ठीक है, तो आई शून्य होने के लिए क्या जरूरी है कि कॉस स्क्वायर बीटा कैसा हो, 0 हो। ठीक है, व्यतिकरण घटक क्या था, आई इज प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर बीटा। तो कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू अधिकतम होगा यानी कि तीव्रता अधिकतम है, और कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू 0 है, इसका मतलब तीव्रता 0 है। तो इसका वैल्यू 0 होने के लिए क्या जरूरी है, कॉस स्क्वायर, एक काम करो इसमें आप बीटा को है ना एन की जगह एम लिख लो, यहाँ पर सभी एन की जगह एम, जिससे डिफरेंस पता लग जाए, विवर्तन में आपने एन लिया है और व्यतिकरण में एम। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2m + 1 π/2। यहाँ पर देखो कॉस में यदि m का वैल्यू आप 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो कितना होगा 3π/2, और कॉस 3π/2 की वैल्यू कैसी होती है, 0 ही होती है। 0 भी रखेंगे तो भी क्या आएगा, कॉस π/2, उसकी भी वैल्यू 0 होती है। 2 रखेंगे तो 5π/2 0 ही होती है। ठीक है, तो यहाँ से बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2m + 1, तुलना करने पर बीटा का वैल्यू 2m + 1 π/2। प्लस माइनस ले सकते हैं क्योंकि कॉस में वैसे भी स्क्वायर है, और प्लस माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल ही होता है। तो बीटा इक्वल्स टू यहाँ से आ रहा है 2m + 1 π/2, यानी कि S1 S2 से उत्सर्जित तरंगिकाओं में यदि कलांतर जो है बीटा π/2 का विषम गुणज होता है तो उनमें क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा, और तीव्रता हमें 0 मिलेगी, और वो होंगे व्यतिकरण निम्निष्ठ। अब बीटा का वैल्यू कितना था, π/λ e + b sin थीटा इक्वल्स टू ±2m + 1 π/2। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से e + b sin थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा, ±2m + 1, पाई से पाई कैंसिल कर दिया। ठीक है, e + b sin थीटा कितना आ रहा है, लैम्डा को इधर ले गए, ±2m + 1 λ/2। और ये क्या है, पथांतर है, e + b sin थीटा। तो ऐसा करने पर क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तीव्रता न्यूनतम, या फिर 0 बोल सकते हैं, न्यूनतम में 0, व्यतिकरण निम्निष्ठ प्राप्त होंगे।
ऑफ करना।